जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 97। आज का लेक्चर हमारा 4 पार्ट्स होंगे आज के लेक्चर के। 97 ए, बी, सी और डी। हर पार्ट की ड्यूरेशन लगभग आधा घंटा होगी, यानी टोटल ड्यूरेशन जो हमारे आज के लेक्चर की होगी वो होगी 2 घंटे। ठीक है, इसमें कुछ ब्रेक वगैरह हो जाएगी, चाय वगैरह, तो 2.5 घंटे कर लें ऐड। ठीक है, तो बास का कोई पार्ट हो सकता है उस पर डिस्कशन थोड़ी ज़्यादा हो जाए, कि दरमियान में चाय पानी की ब्रेक, तो मिला के 2.5 घंटे का ज़हन में रखे। इफेक्टिवली जो हमारे लेक्चर आर ड्यूरेशन होगी लगभग 2 घंटे होगी। डन। आधे आधे घंटे के 4 पार्ट्स होंगे। सीखेंगे क्या हम? 3 पार्ट्स में तो हम इंटरेस्ट रेट हेजिंग सीखेंगे। 3 पार्ट्स में, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में। और आपको प्रीवियस स्टडी से अंदाज़ा होगा कि पार्ट ए में, पहले भाई ये ज़रा फॉर्मेट तो ड्रा कर दीजिए मुझे। ठीक है जी, पास कीजिएगा। तो पार्ट ए में हम सीखेंगे इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड। पार्ट बी में हम सीखेंगे इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स। और पार्ट सी में हम सीखेंगे इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शंस। जो पार्ट डी होगा वो हमारा चैप्टर 12 से रिलेटेड है। उसमें 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। काम का वैसे एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। देखिए, बिजनेस को सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क नहीं फेस करना पड़ते, बल्कि कुछ नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी फेस करना पड़ते हैं। जैसे लीगल रिस्क, कि कोई भी एम्प्लॉय या कंपेटिटर, कोई कस्टमर, सप्लायर हमारे कंपनी के खिलाफ कोई केस फाइल करते, लीगल। रेपुटेशन रिस्क, कि कोई ऐसा इवेंट हमारी कंपनी के बारे में, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी वीडियो वायरल हो जाए जिसका कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, कंपनी के बारे में नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उसमें, वो रेपुटेशन रिस्क कहलाता है। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फॉर एग्जांपल, नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं मे बी वो अपग्रेडेड ना हो, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करें, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत से रिस्क हैं फाइनेंशियल रिस्क के अलावा। नॉन फाइनेंशियल रिस्क वो चैप्टर 12 में डिस्कस हुए हैं, वो थ्योरेटिकल डिस्कशन होगी हमारी। ठीक है, उसमें खास तौर पे हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये हमारा आज का प्लान है। 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, ए बी सी डी। पार्ट ए में इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड, बी में इंटरेस्ट रेट हेजिंग थ्रू फ्यूचर, सी में थ्रू ऑप्शंस, और डी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। कल का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा, आने वाले कल का लेक्चर, जिसमें हमने यील्ड कर्व स्टडी करना है। और अगर आप कहेंगे तो कुछ मजीद क्वेश्चन जो हैं, खासतौर पे पास्ट पेपर के क्वेश्चन, मेरा इरादा है वो क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। आपने होम असाइनमेंट कर तो ली होगी, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लें, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के तौर पे। आपको कोई इतराज़ तो नहीं है ना? शाबाश शाबाश। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट हेजिंग। फॉर्मेट वैसा ही होगा जैसा अभी तक आप पढ़ते आए हैं। फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन का फॉरवर्ड में कोई चेंज नहीं है, बस कुछ स्टेप्स आपको पता है, वो स्ट्रेटजी 1-2 स्टेप्स में डिफरेंस आता है। तो आपने इसको समझना है कि इसमें हेजिंग कैसे की जाती है, फिर इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आएंगे। पहले कंसेप्ट, बाद में कैलकुलेशन। सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क है क्या। देखिए, रिस्क की 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं फाइनेंशियल रिस्क में। नंबर 1 कमोडिटी रेट रिस्क, नंबर 2 एक्सचेंज रेट रिस्क, और नंबर 3 इंटरेस्ट रेट रिस्क। 2 पढ़ चुके हैं। कमोडिटी रेट रिस्क में रिस्क क्या था कि हमने अगर कोई चीज़ खरीदनी है, उसकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है फ्यूचर में जब खरीदनी है, और अगर हमने कुछ महीनों के बाद कोई चीज़ बेचनी है तो उसकी प्राइस कम हो सकती है। इस तरह एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता था कि अगर हमने कुछ अरसे के बाद फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है तो उसका रेट कम हो सकता है, और अगर फॉरेन करेंसी हमने फ्यूचर में कुछ अरसे के बाद पे करनी है तो उसका रेट ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में याद रखें, इसमें भी हमारी दोनों पोजीशन हो सकती हैं। जैसे कमोडिटी रेट रिस्क में हमारी 2 पोजीशन है, बाइंग सेलिंग, दोनों पोजीशन हो सकती है। एक्सचेंज रेट रिस्क में भी दोनों पोजीशन हो सकती हैं, फॉरेन करेंसी रिसीव करना है या पे करना है, दोनों साइड, रिसीवेबल साइड भी हो सकते हैं, पेबल भी। उसी तरह एक्सचेंज रेट रिस्क में भी हमारी 2 पोजीशन हो सकती हैं। नंबर 1 हो सकता है हमने इन फ्यूचर 3, 4, 5, 6 महीने के बाद लोन बारो करना हो, बारोइंग करनी हो, या हो सकता है हमने कुछ अरसे के बाद डिपॉजिट करवाना हो। लेकिन यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देखेंगे ना, वो ज्यादातर बोरिंग के होंगे। स्टेप्स हालांकि सेम है दोनों में,
लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो बोरिंग के होंगे, क्योंकि अक्सर बिजनेस जो है वो पैसे की कमी का शिकार रहते हैं। उनका मसला ये नहीं होता कि पैसे ज़्यादा है तो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाना है। उनका मसला अमूमी तौर पे क्या होता है, पैसे कम है, बैंक से बारो करना है। हाँ, 100 रुपये पाकिस्तान में, शाबाश, ठीक है जी। तो ये बारोइंग जो है वो अमूमी तौर पे इंटरेस्ट रेट हैजिंग में आपको कौन से वाला केस मिलेगा, बोरोइंग का। हमारा ट्रेडर परेशान है, क्यों परेशान है, उसे 3 महीने के बाद कुछ पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तो वो आज परेशान है। देखिए आज लोन नहीं चाहिए, अगर आज लोन चाहिए होता ना तो इसमें रिस्क होता ही ना। क्यों, देखिए अगर आज आप चीज बाय कर लें, आज चीज सेल कर लें, तो फिर तो कोई कमोडिटी रिस्क होता ही नहीं है। भाई मार्केट में जाओ, जो भी रेट है उसके ऊपर चीज खरीदो। रिस्क कब होता है, जब आपने ट्रांजैक्शन फ्यूचर में करनी हो, रिस्क तब होता है। अगर आपने आज ही लोन लेना है ना, रिस्क कोई नहीं है। क्यों, बैंक में जाए, भाई जो भी रेट चल रहा है उसको करें, उसको बाय करें। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपने, कब होती है, जब आपने लोन आज नहीं लेना, कब लेना है, फ्यूचर में लेना है, 3 महीने बाद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने बाद आपके फाइनल एग्जाम होंगे, उसके बाद आप फ्री हैं, आपने कहा मैंने कुछ बिजनेस करना है, तो अभी तो आजकल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है, 3 महीने बाद ऐसा ना हो ज्यादा हो जाए। पैसे आज नहीं चाहिए आपको, अभी तो आप पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो पेपर देने के बाद जब आप फ्री होंगे तब आपने कोई बिजनेस सेटअप जो है वो स्टार्ट करना है। तो इसीलिए प्रॉब्लम कब होगी, जब ट्रेडर आज बैठा है लेकिन उसे पैसे कब चाहिए, 3 महीने 4 महीने कुछ अरसे के बाद, तब ये रिस्क राइज होता है। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। और ये रिस्क क्या होता है, इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट हाई हो सकता है। अगर आप बारोर है तो रिस्क होगा कि इंटरेस्ट हाई हो सकता है फ्यूचर में। अगर आप डिपॉजिटर है तो रिस्क क्या होगा कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा। क्योंकि वो बिजनेस में बारोर होता है, तो इसलिए हम बारोर की एग्जांपल से इसको समझेंगे। कहता है जो एग्रीमेंट होता है ना, जो फॉरवर्ड का, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट। इंटरेस्ट रेट हैजिंग में जो हम एग्रीमेंट करते हैं ना फॉरवर्ड का, जैसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का एग्रीमेंट किया था, तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट करते हैं उसे बोलते हैं FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट क्या है, आप आज किसी बैंक के साथ एग्रीमेंट या आज किसी ट्रेडर के साथ, ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, आज आप क्या कहना चाहिए इसको, फाइनेंशियल मार्केट में जो एजेंट्स बैठे हैं, फाइनेंशियल मार्केट में एजेंट उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं क्या, कि भैया फ्यूचर में ये रेट होगा, इस रेट के ऊपर लोन लेंगे। ये कहलाता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक्चुअल जो बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट करना है आपने वो अलग है, और जो हेजिंग एग्रीमेंट करना है वो अलग है। एक्चुअल लोन एग्रीमेंट कब होगा, फर्ज कीजिए 4 महीने के बाद पैसे चाहिए, एक्चुअल लोन एग्रीमेंट कब होगा भला, 4 महीने के बाद। और जो डेरिवेटिव मार्केट में हेजिंग एग्रीमेंट करना है वो कब होगा, आज। और हेजिंग एग्रीमेंट सेटल कब होगा, जरा गेस करें, 4 महीने बाद। यानी जिस दिन एक्चुअल लोन की बारी आएगी उस दिन देखा जाएगा भाई आजकल रेट क्या चल रहा है, हमने एग्री क्या किया था, इस वक्त मार्केट में रेट क्या है, उस लिहाज से सेटलमेंट होगी। ये बात समझ आ रही है। इसमें फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में भी नॉर्मल जैसे कोई भी हेजिंग होती है, 2 तरह के एग्रीमेंट्स होंगे। एक एग्रीमेंट होगा एक्चुअली लोन का एग्रीमेंट, जो आपने 4 महीने बाद बैंक के साथ करना है जिससे लोन ले रहे हैं। और एक एग्रीमेंट होगा हेजिंग एग्रीमेंट, जो आप फाइनेंशियल मार्केट में किसी ट्रेडर के साथ करेंगे, वो आपने एग्रीमेंट आज करना है, 2 डेज। बात समझ रहे हैं, आइए जरा इसको मजीद डिटेल में समझते हैं। वो कहते हैं भाईजान आप थके थके लग रहे हैं, आज थके थके हैं, लग रहा है मुझे, है कुछ मिसिंग चीज लग रही है आपको, कर दें, हाँ जी कर दें, ठीक है। सिर्फ फिगर्स नहीं आपने लिखनी, बाकी डिस्क्रिप्शन सारी लिख दीजिएगा। फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट क्या है, पहला, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट्स आर रेफर्ड एज T1 T2 FRA, यानी ये समझ लीजिए इसका नाम है FRA, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट। T1 T2 क्या कहलाते हैं,
T1 नहीं, आज की डेट नहीं है, ना 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 ना, आज की डेट को कहते हैं T0, T0, वो इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में याद है, Y0। T1 या T2 आज की डेट नहीं है। T1 है 4 महीने के बाद की डेट, जब आपको एक्चुअली लोन चाहिए, जब आपने लोन का एग्रीमेंट करना है, जब एक्चुअल लोन एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, वो है T1। और T2 है जब आपका लोन एग्रीमेंट कितने महीने के बाद लोन एग्रीमेंट खत्म होगा, खत्म होगा, ठीक है। T1 इज द लोन बिगिनिंग पीरियड एंड T2 इज द लोन एंडिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल FRA में क्या लिखा होगा, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है FRA की, कि ₹5 मिलियन, ₹5 मिलियन का मतलब क्या है कि लोन आपकी अमाउंट कितनी चाहिए, 5 मिलियन की चाहिए। 3 into 9 FR, इसको 3 into 9 भी कहते हैं, 3 क्रॉस 9 भी शो करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, जैसे ना 3x9, ऐसे भी शो करते हैं, 3 डैश, इसको जो भी बोलते हैं हाइफन जो भी बोलते हैं, 3-9 ये भी बोलते हैं। इसमें जो पहला डिजिट है 39, ये सबसे अहम समझने वाली बात है। पहला नंबर ये शो कर रहा है कि कितने महीनों के बाद आपने लोन लेना, 3 महीने के बाद लोन लेना एक्चुअली लोन, और कितने महीने के तक ये चलेगा, ये 9वें महीने तक चलेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, आज अगर हम 1 जनवरी पे खड़े हैं, 1 जनवरी पे, तो हमने लोन कब लेना है भला, 1 मार्च नहीं, 1 अप्रैल को, 3 महीने बाद। जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को लोन लेना है। और कितने अरसे के लिए, 6, यानी खत्म कब होगा, 9वें महीने के एंड पे। स्टार्ट कब होगा, 3 महीने बाद। खत्म कब होगा, 9वें महीने के बाद। तो 9वें महीने से मुराद आज से 9वां महीना, यानी टोटल ड्यूरेशन ऑफ लोन क्या होगी, 6 मंथ। 9 - 3 6 मंथ। तीसरे महीने के बाद लोन लेंगे और 9वें महीने के एंड पे ड्यूरेशन लोन खत्म हो जाएगा, रीपे हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5%। 5% क्या है, 5% याद रखे, ये रेट वो बैंक के साथ जो लोन एग्रीमेंट किया ये वो वाला रेट नहीं है, ये है एग्रीड रेट, जो आपने फॉरवर्ड मार्केट में, हेजिंग मार्केट में एग्री किया है, ये वो रेट है 5%। डन जी। तो ये समझ आया आपको ये लाइन, ये ₹5 मिलियन 3 into 9, खास तौर पे ये 3 into 9 FRA, इसका मतलब समझ आया, लोन कब स्टार्ट होना है, 3 महीने के बाद, आज से 3 महीने के बाद, और कब खत्म होना है, आज से 9 महीने के बाद। आज से 3 महीने बाद स्टार्ट होगा, आज से 9 महीने के बाद खत्म होगा, तो ड्यूरेशन ऑफ लोन क्या है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे ड्यूरेशन पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं भला, इससे पहले कम्युनिटी रेट रिस्क में तो हमने ड्यूरेशन पे फोकस नहीं किया, इससे पहले हमने एक्सचेंज रेट रिस्क में तो फोकस नहीं किया, स्वाय मनी मार्केट के, क्यों भला, इंटरेस्ट रेट, जहां कहीं इंटरेस्ट रेट आ जाएगा आपको पता है, वहां पे हमारे लिए टाइम पीरियड रेलिवेंट हो जाता है। इसीलिए ये टाइम पीरियड जो है ना, इसको खास तौर पे ध्यान में रखिएगा, ये फॉरवर्ड हो, इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड में भी रेलिवेंट है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में भी रेलिवेंट है, और इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में भी रेलिवेंट है। डन जी। चलिए अब कह रहा है दूसरी बात सुन लें, इन FRA क्या मतलब, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, डिफरेंशियल इंटरेस्ट इज पेड एट T1। सेटलमेंट जरा समझे क्या है सेटलमेंट। सेटलमेंट ये है, तो तरीकाकार समझेगा ताकि कैलकुलेशन में आपको पता हो कि चल क्या रहा है। हम खड़े हैं इस वक्त यहां पे, ये है T0, 3 महीने के बाद हमने लोन एग्रीमेंट करना है, ये एक्चुअल लोन एग्रीमेंट की डेट, लोन एग्रीमेंट ये है T1, और लोन एग्रीमेंट रहेगा फर्ज कीजिए 6 महीने तक, ठीक है, इधर रीपे हो जाएगा, ये है T2, T1, ये पॉइंट समझ आ गया आपको। ओके। हम यहां पे खड़े हैं इस वक्त और हम परेशान हैं,
हम क्यों परेशान हैं? हमें T1 टाइम पे लोन चाहिए, उस वक्त हो सकता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका हो। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो हर 2 महीने को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है, रेट कभी सेम रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो हमें ये खतरा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट का, हेजिंग मार्केट का ट्रेडर है ना, वो हमें कहता है भाई परेशान ना हो, तुम आज ही एग्रीमेंट कर लो। हम कहेंगे भाई लोन हमें T1 पे चाहिए, आज क्यों एग्रीमेंट कर लो? उसने कहा नहीं नहीं, लोन एग्रीमेंट नहीं बात कर रहा, वो तो जब आपको पैसे चाहिए तभी लोन एग्रीमेंट करना चाहिए। आप मेरे साथ आज FRA कर लो, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लो, हेजिंग एग्रीमेंट कर लो। हमने कहा जी इसमें क्या होगा? उसने कहा मैं आपको रेट लॉक कर दूंगा, जैसे मैं कर दूंगा 8%, मेरे साथ 8% FRA एग्रीमेंट कर ले, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर ले, किस रेट पे? 8%। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि T1 पे जब आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो रेट 8% ही होगा। हमने कहा, जरा गौर से सुनिएगा, हमने कहा अच्छा, और अगर रेट ज्यादा हो गया तो? उन्होंने कहा ऊपर वाला डिफरेंशियल अमाउंट जो भी बनेगी ना, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो भी बनेगा, मैं आपको पे करूंगा। कब करूंगा? T1। और हमने कहा अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, वसूल पे रहे, फिर डिफरेंशियल अमाउंट आपने पे करनी है। पे कब करनी है? ये बहुत ही अहम पॉइंट है। पेमेंट इस फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट की सेटलमेंट, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट की पेमेंट कब होनी है? T1 पे हम देखेंगे मार्केट का रेट क्या है, बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे, और बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद ट्रेडर के पास जाएंगे, 8% का, और जो भी बैंक के साथ एग्री रेट हुआ है, एक्चुअल रेट इंटरेस्ट, उसका जो डिफरेंस होगा, या तो हम ट्रेडर को पे करेंगे, उससे वसूल करेंगे, डन। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है, वो ये कि ये जो सेटलमेंट होगी ना ट्रेडर के हेजिंग एग्रीमेंट की, ये T1 पे होगी, T2 पे नहीं होगी। ये पॉइंट समझ रहे हैं? अगर ये समझ गए तो फिर एक बड़ी अहम कैलकुलेशन वो सिंपल होगी आपके लिए। इसकी सेटलमेंट कब होगी? T1। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए फर्ज करें अमाउंट है 1 लाख लोन की, ठीक है, या 100 कर लेते हैं, अमाउंट है 100 रुपए, इधर आया रेट हो गया 10%, हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा? 10 - 8, 2%। 100 का मल्टीप्लाई 2% क्या होता है? 2। आपके ख्याल में जो कैश सेटलमेंट होगी वो कितने रुपीस की होगी? 2, हाँ 6/12 भी कर ले, 1 हो गया, 1 हो गया ना? 1 कैसे हुआ? 100 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट, वो कितना है? 2%, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड 6/12, कितना हो गया? 1। क्या पेमेंट 1 की होगी? क्यों 1 की क्यों नहीं होगी? 1 की। यहां पे जो सेटलमेंट होगी, क्वेश्चन मेरा सिंपल, 1 की होगी, 1 से ज्यादा की होगी, मोर देन 1, या 1 से कम की होगी, लेस देन? 1 से कम की क्यों होगी? डिस्काउंटिंग। क्योंकि वो ट्रेडर कहेगा सर आपने लोन पेमेंट कब करनी है भला? आज के दिन तो नहीं ना कर रहे, पेमेंट करनी, तो असूली तौर पे तो आपको मुझसे डिफरेंशियल अमाउंट T2 पे लेनी चाहिए। क्यों T2 पे क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि आपने भी इंटरेस्ट T2 पे करनी है। लेकिन चूंकि हम सेटलमेंट अर्ली कर रहे हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडजस्ट होगा। फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में सबसे मुश्किल पॉइंट यही है, ये डिसाइड कर फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट हमेशा कब एडजस्ट होता है? T1। बाकी नहीं ऐसे एडजस्ट होंगे, एडजस्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं, एक टर्म हम यूज करते हैं पे ऑफ, कि जो गेन या लॉस चाहे 1 ही होगा, यानी आपसे कोई पूछे ना गेन कितना लॉस कितना, आपने कहना 1, लेकिन पे ऑफ कितना होगा? डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ 1। ये बात समझ आई है? तरीकाकार समझ आया कि नहीं?
ट्रेडर के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, भैया हम परेशान हैं, रेट बढ़ जाएगा। उसने कहा लॉक करते हैं अभी 8% पे कर लो। हमने कहा अगर 3 महीने बाद जब लोन लेने के लिए गए बैंक के पास रेट ज्यादा हुआ, उसने कहा मैं पैसे अदा करूंगा डिफरेंशियल। हमने कहा अगर कम हुआ, कहा तुम पे कर देना। हमने कहा ग्रॉस अमाउंट नहीं, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में जो पे ऑफ गेन लॉस ग्रॉस अमाउंट ही होगी, लेकिन जो पे ऑफ होगा वो कितना होगा, डिस्काउंट करके। तो एफआरए में सबसे अहम चीज ध्यान में रखे, डिस्काउंटिंग। लिखे एफआरए में डिस्काउंटिंग करना नहीं भूलनी। एफआरए में पे ऑफ की डिस्काउंटिंग करना नहीं भूलनी। एफआरए में पे ऑफ की डिस्काउंटिंग करना नहीं भूलनी। देख लिया? बस सबसे फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में सबसे अहम चीज यही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें बड़ा वो। हर एक टेक्निक में कोई ना कोई एक खास बात है, बस वो ध्यान में रखें, बाकी कुछ नहीं है, बाकी रिपीट हो रही है चीज। कुछ समझ आई? जी मेरे ट्रेडिंग में जो रेट लॉक कर देते हैं वो यही चीज नहीं है? हाँ जी, ट्रेडिंग में रेट लॉक करते हैं। मतलब इतने पे जाके वो खुद सेल हो जाती है? नहीं, वो नहीं, वो ट्रेडिंग में जो अपर लॉक लोअर लॉक लगते हैं वो अलग चीज है ना, वो अलग चीज है। वो तो स्टॉक एक्सचेंज में है, वो शेयर्स की बाइंग सेलिंग में होता है, ये वो चीज नहीं है। ये तो एग्रीड रेट है। चलिए आइए जरा स्टार्ट करते हैं इसके स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स देखिए वही क्या, बोरिंग ऑफ ₹5 million आफ्टर 3 months फॉर 6 months थ्रू फॉरवर्ड। जरा इसका एफआरए बना के दे मुझे, अभी पता चल जाता है कितना से क्या। एफआरए बना के दे पूरा कंप्लीट एफआरए बना के। हमें कौन सा एफआरए एग्री करना है, बना के एफआरए बना के दें इसका। एफआरए 3 into 6 नहीं, गलती कर गए, 3 into 9। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एंडिंग पॉइंट है, डिफरेंस होगा 6। हाँ यही चीज देखनी थी मैंने। 3 into 9 एफआरए किधर लिखा है? एफआरए एट द रेट ऑफ, अच्छा अभी एग्री नहीं हुआ, हमें एफआरए चाहिए, ठीक है जी। स्ट्रेटजी क्या है? बाय सेल पे भी फोकस नहीं करना आपने। बाय सेल का सूल आपको मैंने स्टार्ट में पहले लेक्चर में बताया था, एंड पे दोबारा आपको याद करवाऊंगा कि कहां पे बाय आना है, कहां पे सेल आना है, इसको छोड़ना है अभी। 3v9 एफआरए स्ट्रेटजी क्या होगी? कौन से वाला फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट लेना है? 3v9 या 3-9 या 3x9। इसका मतलब क्या होता है? 3 महीने के बाद और 9वें महीने तक का लोन है चाहिए फॉर 5 million एट द रेट ऑफ बोरिंग। अच्छा अब आपको पता है कमोडिटी मार्केट हो, अब आपको वो सूल बताने लगा हूं जो पूरे के पूरे चैप्टर के लिए, पूरे के पूरे चैप्टर हर टेक्निक के लिए। कमोडिटी रेट हो, कमोडिटी मार्केट हो, एक्सचेंज रेट मार्केट हो या इंटरेस्ट रेट मार्केट हो, आपको हमेशा 2 रेट मिलते हैं। कमोडिटी रेट में भी एक रेट होता है बाइंग, एक सेलिंग। एक्सचेंज रेट में भी बाइंग होता है, सेलिंग होता है। फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में भी बोरिंग रेट है, डिपॉजिट रेट है। आपने यही चीज हर एक में जो कॉमन पॉइंट है और सबसे अहम, मेरे ख्याल में सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि ये डिसाइड करना है किस वक्त कौन सा रेट पिक करना है। ठीक है, दोनों रेट होंगे। अगर आप सेलर हैं तो आपका रेट कुछ और है रेलिवेंट, अगर आप बायर है तो रेट कुछ और है। सिर्फ इस चीज का ध्यान, जब कभी प्रैक्टिस करें किसी भी क्वेश्चन की, जहां कहीं 2 रेट्स आए, अगर तो एक ही रेट दिया हुआ है तो उसका मतलब वो आपको रेट एडजस्टमेंट टेस्ट करना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर 2 रेट दिए हुए हैं तो आपने डबल चेक करना है, तसल्ली करनी है कौन से वाला रेट रेलिवेंट है। जैसे खास तौर पे इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमने की थी मनी मार्केट हेजिंग में, याद है? 3 स्टेप्स थे, हर स्टेप पे 2-2 रेट थे। एक पे चाय का कप मिलता था और एक पे क्या गोली। अरे डिस्काउंटिंग करनी है उस पे भी 2 रेट, बोरिंग रेट है, डिपॉजिट रेट, ठीक है। फिर उसके बाद कन्वर्जन करनी है, उसके ऊपर भी 2 रेट्स। फिर उसके बाद इंटरेस्ट है, उस पर भी 2 रेट। तो ये सबसे अहम स्किल होगी, डिफरेंट रेट्स दी हो तो डिसाइड करना है रेलिवेंट रेट को। हमेशा जब कभी कोई भी क्वेश्चन करें इसको तसल्ली से सोच लें, जितना सोचेंगे उतना कंसेप्ट आपका मजबूत होगा। भाई ये चलिए स्ट्रेटजी लॉक। अब क्या होगा? गेन लॉस।
3 महीने के बाद जब हम बैंक के साथ एग्रीमेंट करने के लिए जाएंगे, हमने देखना है मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अगर कंपनी ने बारो के केस कर रही ना, अगर बारोइंग का केस है, गेन कब होगा? जब हम लेस पे कर रहे होंगे। और लॉस कब होगा? जब दूसरे मार्केट में दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा पे कर रहे होंगे। बस अहम चीज जो है ना, अहम चीज वो क्या है? 2 चीजें बस। पहली चीज, जब गेन या लॉस कैलकुलेट कर रहे होंगे जब, तो आपने पीरियड ऑफ लोन को भूलना नहीं है, क्योंकि हर इंटरेस्ट पर एनम जब होता है ना, पर एनम, तो उससे फिर पार्शियल पीरियड हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज नहीं भूलनी। और दूसरा, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में गेन या लॉस के बाद जो पे ऑफ करना होता है ना, यानी जो कैश सेटलमेंट होती है, वो डिस्काउंटेड अमाउंट होती है, ये नहीं भूलना। गेन या लॉस ग्रॉस ही होगा, लेकिन जो उसकी पे ऑफ है ना, पे ऑफ का मतलब है कितना कैश वसूल करना है या कितना एक्चुअली कैश पे करना है। क्योंकि ये सेटलमेंट गेन या लॉस हो रहा है पूरी ड्यूरेशन का, 6 महीने के बाद का, लेकिन जो पे ऑफ है वो T1 पे हो रही है, T2 पे नहीं है। गेन या लॉस T2 पे समझे सेटल होता है, लेकिन पे ऑफ कब सेटल होता है? T1। इंटरेस्ट बाद में पे करते हैं ना, 6 महीने का लोन 6 महीने बाद पे करते हैं ना, या 3 महीने के लिए तो 3 महीने बाद। तो इसको आपने डिस्काउंट करना है, ये नहीं भूलना। गेन यानी जो भी पर गेन आया डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्केट रेट इनटू पीरियड ऑफ लोन। मार्केट रेट यूज करना है कि एग्रीड रेट? मार्केट में जो रेट, डिस्काउंटिंग के लिए मार्केट रेट यूज करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ? पीरियड ऑफ लोन के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जहां कहीं इंटरेस्ट रेट पर एनम आता है, वहां कहीं इसको पीरियड ऑफ लोन के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्यों? रेट पर एनम होता है। 3 महीने का लोन है, 6 महीने का लोन है, 8 महीने, 10 महीने, उसको एडजस्ट करना है। डन जी। फिर इसके बाद वही आपका फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट? इंटरेस्ट पेमेंट, ये किस रेट पे होगी? मार्केट रेट। फिर दूसरा कॉलम गेन ऑन फॉरवर्ड, ये कौन सा का जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया भाई? ये गेन होगा या पे ऑफ होगा? ये यानी ग्रॉस अमाउंट। फिर नेट पेमेंट आ जाएगी, और आपने फिर क्या करना है? इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कैसे करना है कैलकुलेट? नेट पेमेंट डिवाइडेड बाय लोन मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, क्योंकि आपने इसको एनुअलाइज करना है। जो इंटरेस्ट रेट कौन सा कैलकुलेट होना चाहिए? एनुअलाइज। भाई कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आया? सारा कुछ वॉश हो गया ज़हन से, सारा कुछ। आइए जरा इसको क्वेश्चन के जरिए से करते हैं जी। पे ऑफ का मतलब क्या? पे ऑफ का मतलब होता है कि आपने कैश कितना पे करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या रहा जी, इसको डिस्कस करते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट कराऊंगा, एक आपने करना है। भाई फैसला कर ले कौन से वाला क्वेश्चन। चले 14 मैं करवाता हूं, फिर एक ही है, कोई फर्क नहीं, कोई डिफिकल्टी लेवल में फर्क नहीं है। आप थोड़ा सा आपने अंदाजा लगाया, थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल होगा, यही अंदाजा लगाया ना, यही सोच। A will need to borrow rupees 5 million in 3 months time for a period of 6 months। 5 मिलियन का लोन चाहिए 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए। आज वो परेशान है। क्यों परेशान है? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। उसने एक फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट ले लिया, साइन कर लिया। ये फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट कौन सा है? 3V9 फॉर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 5 इज अवेलेबल एट 5.40% डैश 5.36%। 2 रेट्स हैं। पहले बताइए दोनों रेट्स का मतलब क्या है? हाँ, बैंक के पास आपको ये तो पता होगा, पैसे जमा करवाने जाएं तो रेट कुछ और देता है, निकलवाने जाएं तो रेट कुछ और देता है। जमा करवाने जाए तो कौन सा रेट होता है? हाई रेट होता है। जमा करवाने जाए तो लो रेट, और अगर लोन लेने के लिए जाए यही मार्जिन, तो उसका प्रॉफिट होता है। तो मुझे बताइए, हम बारो करने जा रहे हैं या कि डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं? तो हमारे लिए रेट कौन से वाला? ये 2 रेट है। अब इसमें से आपने सबसे अहम फैसला कर लिया, रेलिवेंट रेट कौन सा है? 5.40। दूसरा इररेलिवेंट है। दूसरा कौन सा रेट हो गया?
irrelevant. Done जी. Okay. Next. What will be payoff to company because of this forward? If company does not buy this FRA at the end of the month 3, 6 month काइबर. काइबर होता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, मार्केट रेट को बोलते हैं, या स्पॉट रेट जिसे आप कहते हैं. काइबर रेट, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, मार्केट रेट है. बिल्कुल. काइबर है 6.25. बाजुकात लिखा होता है काइबर इज 6.25% प्लस 100 बेसिक पॉइंट्स. जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं ना, ट्रेनिंग में लोन एग्रीमेंट मैंने पढ़े, तो उसमें लिखा होता था रेट ऑफ लोन होगा काइबर प्लस 100 बेसिक पॉइंट्स. तो मैं हैरान हो जाता था काइबर प्लस 100 बेसिक पॉइंट्स क्या है. उन्होंने कहा जी 100 बेसिक पॉइंट्स का मतलब है 1%. तो काइबर होता है सर में इंटरबैंक ऑफर, यानी इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. कस्टमर को ये कभी भी, वैसे आसानी के लिए बुक वाले ने काइबर रेट के ऊपर ही ट्रेडिंग करवाई है. प्रैक्टिकली खुद सोचे, बैंक अगर एक दूसरे से 6.25 पे लोन ले दे रहे हो तो कस्टमर को क्या उसी रेट पे देंगे. मार्केट में दुकानदार है ऐसी खरीदने के लिए गया, उसके पास नहीं है, वो साथ वाले की दुकान पे गया, साथ वाले ने कहा भैया मेरा जो इंटर ट्रेड रेट है ना, इंटर बैंक रेट आपस में इंटरनल ट्रेड के लिए, वो है 1,20,000. कस्टमर को कितने का बेचेंगे, 1,20,000 का ही, कि उसके ऊपर कुछ ऐड करेंगे. तो अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो काइबर प्लस 50 बेसिक पॉइंट्स, तो मार्केट रेट 6.25% नहीं होगा, क्या होगा 6.75%. एहतियातन बता रहा हूं, अभी आज तक उसने कभी टेस्ट नहीं किया कैफ लेवल पे. कह रहे 6.25% है, तो FRA बाय ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई सेटलमेंट नहीं होनी. यानी आपको जो लोन इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो क्या पड़ना पड़ेगा, यानी 6.25% के लिहाज से. आपने जो टोटल फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी, जो टोटल समझ लीजिए जब एट द एंड ऑफ लोन कितनी पेमेंट करनी होगी, कैलकुलेट करें. 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6.25% यानी 0.0625 और मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना हुआ, मिलियन. मिलियन में किया आपने, शाबाश. हाँ जी, एग्जैक्ट कितनी अमाउंट आती है 150 156,250 ये. तो देखिए वो उसका डर सही साहब, वो उस वक्त 5.4 रेट चल रहा था, उस वक्त नहीं लोन लिया, कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया, फिर 6.25 पे करना पड़ेगा. डन. अब आगे चलते हैं. अगर वो FRA बाय कर ले, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ मंथ 3 काइबर का रेट है 6.2, ये 6 मंथ काइबर का मतलब है 6 महीने के लोन के लिए. वो लोन की पीरियड ज्यादा होना या कम हो, उस लिहाज से इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी. काइबर रेट क्या है, मार्केट रेट, यानी 3 महीने के बाद रेट क्या होगा 6.25%. आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मुझे बताइए, अब पार्ट बी हम सॉल्व कर रहे हैं. व्हाट इज टू बी हेज्ड, क्या हेज कर रहे हैं, बोरिंग ऑफ रुपीज 5 मिलियन आफ्टर 3 months फॉर, ये बहुत अहम होने जा रहा है, 6 months ड्यूरेशन लोन की. क्यों भला, कैलकुलेशन में यूज होती है. थ्रू फॉरवर्ड स्ट्रेटजी क्या है, बाय करे. कौन सा FRA बाय करे, 3V9 फॉर रुपीज 5 मिलियन एट द रेट ऑफ, किस रेट पे, किस रेट पे बताएं. करंटली ये रेट अवेलेबल है, ये 2 यही अवेलेबल है ना. किस रेट पे बाय करें, रेट हमें रेलिवेंट रेट कौन सा है. जब कभी 2 रेट दिए गए होंगे आपके लिए सबसे अहम चीज क्या है, रेलिवेंट रेट. भाई 5.40 क्यों, 5.36 क्यों नहीं, क्योंकि हम बारो कर रहे हैं, बारो करने वाले को हायर रेट मिलता है, डिपॉजिट करने वाले को लो रेट मिलता है. हम बारो करने वाले हैं, हमें हमेशा कौन सा रेट मिलेगा, हायर रेट एट द रेट ऑफ
5.4%। डन जी, ये रेट लॉक हो गया। ऐसा ही है, अगर आपने ये फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट ये वाला बाय कर लिया तो इसका मतलब ये रेट लॉक हो गया। अब 3 महीने गुजरे, अब आई बारी कैलकुलेशन की। बैंक के पास गए हम भागे भागे, बैंक से कहा है भाई वो दिन आ गया जब हमने आपके साथ एग्रीमेंट करना है, बताओ किस रेट के ऊपर हमें लोन दोगे। बैंक ने कहा भाईजान मैं आपको लोन दूंगा 6.25% के लिहाज से। अच्छा, यहां पे भी 2 रेट होते तो आप कौन से वाला सेलेक्ट करते जी? हाँ, हायर वाला। यहां पे भी अगर 2 रेट होते कौन से वाला सेलेक्ट करते? तो बैंक ने कहा 6.25%, हमने कहा अच्छा 6.25%। अब हमने क्या करना है, अब हमने गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। ऐसा ही है, पहले क्या डिसाइड करते हैं, गेन है कि लॉस, यही डिसाइड करना है। अब मैं सोच रहा हूं गेन है कि लॉस, मैं खुश होऊंगा, खुशी के गम में। मार्केट में सारे लोग 6.25% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, हमने चूंकि हेजिंग एग्रीमेंट किया है हम 5.4 के हिसाब से पे कर रहे होंगे। भाई हमें तो हेजिंग एग्रीमेंट को देख के खुशी हो गई ना, तो ये हमारा क्या है, गेन है। शाबाश, गेन हो गया। तो गेन की कैलकुलेशन कैसे करनी है, गेन की कैलकुलेशन नोट करें, लोन की अमाउंट कितनी है 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट, लेकिन डिफरेंशियल रेट जो डिफरेंस होगा, ठीक है। वो जो हेजर है वो हमें किस रेट पे, वो जो 5.4 और 6.25% का डिफरेंस है उस वो देगा ना, डिफरेंशियल अमाउंट देगा ना। तो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 6.25% माइनस 5.40%। ये ऐसे लिख लो या 0.00 करके लिख लो, नहीं मुझे लगता है 0.00 करके आसान रहेगा। तो मैं 6.25% की बजाय लिख देता हूं 0.0625। कोई इतराज तो नहीं आपको? 5.4% की बजाय 0.054। कोई इतराज तो नहीं आपको? चलिए बस, क्यों? हाँ पीरियड, शाबाश, 6/12। तो कितना गेन या लॉस हुआ 21। ये पे ऑफ नहीं है, ये डिफरेंशियल अमाउंट है। अगर वो हमसे कहे पे ऑफ कैलकुलेट करो, हम कहे ये लो पे ऑफ कैलकुलेट कर। पे ऑफ का मतलब क्या है, जो सेटलमेंट होनी है। पे ऑफ कितना है, पे ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेन की डिस्काउंटिंग करके। कैसे, गेन कितना है 21250, डिस्काउंटिंग करने के लिए डिवाइड करना है किससे, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मार्केट का 0.0625 और मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये हो गया आपका गेन। समझ आया कैलकुलेशन, पे ऑफ सॉरी कितना आया 20606। इसके साथ ये पे, गेन और पे ऑफ में फर्क क्या है ये जरा अच्छे से समझ लें। डन जी, कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेट करेंगे, नेट पेमेंट कर लेंगे खुद से, है नहीं मानता खुद से हो सके आपसे। चलें देखते हैं जरा क्या सीखा है। अगर तो आपने कंसेप्ट सारे सही सीख लिए हैं तो आपका आंसर अगर मैच आ गया इसका मतलब है कंसेप्ट सारा सही समझ लिया आपने। करें जरा टेबल फिल करें, शाबाश करें, मैं भी देखो कितना कुछ सीखा है आपने। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी करें, मैं भी हल्का हल्का करता हूँ।
इंटरेस्ट पेमेंट एट द रेट ऑफ मार्केट रेट, यानी तो मार्केट जो बैंक को इंटरेस्ट पे करना है ना वो है। टोटल इसकी कैलकुलेशन होगी 5 मिलियन का टोटल लोन है, मल्टीप्लाई में मार्केट रेट पे पे करना है। मार्केट रेट क्या था 6.25%, 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने के लिए ये करना, साल का नहीं। ये आ गया कैलकुलेशन में 6 लाख 156। शफीक भाई क्या कर रहे हैं? अच्छा 1,56,000। ओके 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 ठीक है। चाय नहीं, वाकई चाय। शफीक भाई को चाय पिलाई जाए। सकलैन भाई सॉरी 156 कोई बात नहीं। सकलैन भाई नाम में क्या रखा है? 15625 इंटरेस्ट पेमेंट। फिर क्या है? अब गेन हुआ है या लॉस हुआ है? पेमेंट आउटफ्लो है। गेन इनफ्लो तो क्या होगा? लेस होगा। तो गेन कितना, ये कैलकुलेशन ऊपर कर दी हुआ, चाहे तो इधर भी शो करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि ऊपर शो करवा दिया नीचे शो करवाना लाजमी नहीं है। गेन हुआ कितना? पे ऑफ लिखना है कि गेन लिखना है? गेन है भाई, गेन लिखना है। नेट कितने आई अमाउंट? 135,000। इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट होगा? 135,000 डिवाइडेड बाय 5 मिलियन इंटू 6/12। एक्चुअल में नहीं हो रहा, ये कैलकुलेशन है जब सारा कुछ सेटलमेंट हो जाएगा उस वक्त की। ये कैलकुलेशन है T1 पे। ये कब कर रहे हैं? T2 पे। ये कैलकुलेशन पे ऑफ की कब कर रहे हैं? क्योंकि जो हैजिंग वाला ट्रेडर है उसको हमने कब फारग करना है? T1 पे। और बैंक को कब फारग करना है? T2 पे। 21,250 का गेन हुआ है, ये आपके सामने कैलकुलेशन की है। वो 20,606 का आया T1 पे। अगर आप इसी को T2 पे कैलकुलेट करेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्क आएगा ना। गेन में और पे ऑफ में सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्क है। और वो क्यों है भला? क्योंकि ट्रेडर को हमने फारग करना है T1 पे और जो लोन रीपे करना है। ठीक है, तो नेट पेमेंट कितना आया? ये नेट पेमेंट 135,000 डिवाइडेड बाय 5 मिलियन। 6/12 क्यों करते हैं? इंटरेस्ट रेट ऑफ पर एनम एनुअलाइज नहीं करना क्या? 5 ये तो अजीब बात हो गई, हैरान कुन बात हो गई। क्या ये तो वही रेट आ गया 5.4% वाला? पर इसी को तो हैजिंग कहते हैं, इसी का नाम हैजिंग है। ठीक है जी, चलें अब पार्ट सी करते हैं। बी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पार्ट सी में आ जाए। सारा कुछ वही सिवाय किसके? मार्केट रेट। अब की बार मार्केट रेट क्या हो गया? कम हो गया है। तो पहले मुझे यह बताइए कि गेन आएगा कि लॉस आएगा? नहीं, पहले मैं सोच लूं। मार्केट का मैंने लॉक किया है रेट 5.4%। मार्केट में रेट चल रहा है 4.75%। मार्केट में सारे लोग 4.75 पे कर रहे होंगे, मैं पे कर रहा हूँ 5.4%। आई विल पे मोर, आई विल पे। तो डेरिवेटिव को देख के मुझे कोई अच्छा फील नहीं हो रहा। क्यों भला? इसकी वजह से आई विल पे मोर। तो गेन हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ, लॉस हुआ। शफीक भाई क्या कह रहे हैं? लॉस कितना हुआ? 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट कितना है? 0.0475 -6 कितना आ गया? लॉस कितना आया? 16250।
पे ऑफ कितना होगा जब हमने पे करना है? अब हमने पे करना है ना, लॉस हुआ, वो होगा 16250 डिवाइडेड बाय मार्केट रेट अब की बार है 0.0475, 15873। टेबल बनाएंगे? चले मैं भी बनाता हूं। अब की बार जो हमने मार्केट इंटरेस्ट पे करना है वो करना है 0.0475 के लिहाज से, जो कितना आएगा 1,18,750। 1,18,750 ये इंटरेस्ट पेमेंट है, ये लॉस हुआ है तो पेमेंट आउटफ्लो है, लॉस भी क्या होगा? आउटफ्लो है, ये तो ऐड हो जाएगा, आउटफ्लो आउटफ्लो ऐड होगा। कितना? $1 मिलियन क्वेश्चन। नीचे वाली अमाउंट ऊपर वाली? क्यों? ये तो ट्रेडर को पे ऑफ करनी है, गेन लॉस तो ये है, ये तो पे ऑफ है। 16250 कितना हो गया टोटल? 135,000 और डिवाइड करी तो वही आ गया, कितना? 5.4%। भाई हैरान को इत्तेफाक देखें, इत्तेफाक जो हमने रेट एग्री किया था फॉर इफेक्टिव रेट वही आया। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं इत्तेफाक, ये हैजिंग है। मर गए हैजिंग करते करते, स्ट्रेटजी याद करते करते कह रहे इत्तेफाक से ऐसे हो गया। इत्तेफाक से नहीं हुआ, ये हैजिंग है। और फॉरवर्ड आपको पता है परफेक्ट हैजिंग होती है। डन जी, चलें। कोई प्रॉब्लम? पे ऑफ सिर्फ अलग से कैलकुलेट करके छोड़ देना है, वर्किंग में पे ऑफ का काम नहीं है, ये ट्रेडर को देके फारिग करना। अब देखते हैं कौन है माइका लाल जो ये क्वेश्चन करता है। सिखलाया ना बस माइका लाल। इसको सॉल्व कीजिए, ये है आपका चैलेंज। आपके पास टोटल टाइम है 10 मिनट। सारे तीनों ऑप्शंस और एंड पे जो आपका मैं चेक करूंगा, जो रेट आना चाहिए वो चेक कैसे पता चलेगा क्वेश्चन सही किया कि गलत किया? जो इफेक्टिव रेट आना चाहिए वो एग्री रेट के बराबर हो। डन जी, आपके पास है 10 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है अब। पास कीजिएगा।